औरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम संस्था नामक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। संस्था, अभी तक हमने समुदाय समिति का अध्ययन किया और अब हम संस्था पर बात करेंगे। हम देखते हैं कि समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध हैं और दोनों ही एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या बहुत कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था भी इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम और एक कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य करने को कुछ नियम नहीं बनाते, उनकी एक कार्य प्रणाली नहीं बनाते, तब तक किसी भी समुदाय, समिति या संस्था इनके उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। तो संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित संगठन है और ये एक अपनी कार्य प्रणाली बनाकर व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। जिन उद्देश्यों को लेकर हम समिति का निर्माण करते हैं या समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली जो कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में परिवार क्या है? एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये इसके परिवार क्या है? लक्ष्य हैं। और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। जब तक विवाह नाम की संस्था अपना कार्य नहीं करती, तब तक परिवार का निर्माण नहीं हो सकता और ना ही उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो हम देखते हैं कि संस्था और समिति दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तब जो समिति के उद्देश्य होते हैं जो वो संस्था के द्वारा एक नियम बनाकर उसके तहत पूरे किए जाते हैं। अब कुछ समाजशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा दी है, जैसे मैकाइवर और पेज। वो कहते हैं कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विवेचना व्यक्त करती हैं, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। दूसरी बोगार्ट्स के अनुसार कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्य सुव्यवस्थित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। अब हम देखते हैं कि संस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इनको पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली है कि संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों को एक समूह है, एक गुच्छा है। जो संस्था है वो सामाजिक रीति रिवाज जो हैं उनका एक गुच्छा है, एक समूह है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ हमारे समाज में अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें
समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है तो इनसे संबंधित कई नियम बनाए जाते हैं और वे ही कालांतर में संस्था का रूप धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कि जैसे बिना नियम के कोई भी रीति रिवाज आगे नहीं बढ़ सकते। उनको जीवित रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और वही नियम एक संस्था के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा है नियम एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था। कि जो संस्था है वो व्यक्तियों का क्या है, एक समूह नहीं है, नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्यप्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानून आदि के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कि जैसे कोई भी हमारी रीति रिवाज है तो उसकी एक कार्य प्रणाली है कि वो किस समय उसका किन नियमों के तहत उसको हम अपने समाज में लोगों पर लागू करेंगे। अमूर्त प्रकृति संस्था की क्या है, अमूर्त प्रकृति है। चूंकि संस्था व्यक्तियों का एक समूह नहीं है इसलिए नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और वह व्यक्तियों को अनेक रूपों से प्रभावित करती है। अधिक स्थायित्व मतलब ये स्थायी रूप में कार्य करती है, बहुत अधिक स्थायित्व होता है इसमें। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य की विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। तो इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में जैसे सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और ना ही हुआ है। स्पष्ट उद्देश्य प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे विभाग की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। ये हमारे रहने खाने पीने और सामाजिक जीवन को यापन करने से संबंधित होते हैं। अतः जहाँ पर हमारी संस्कृति बदल जाती है वहाँ पर हमारी संस्था के कार्य और नियम भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपकरण। जैसे प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं और उपयोगी होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्यप्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं, है ना। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, अन्य मंत्र आदि क्या है, विवाह संस्था के संबंधित भौतिक और अभौतिक रूप है। इन नियम के तहत इन आवश्यकताओं के रहते हुए इन कार्य प्रणाली के द्वारा ही विवाह नामक जो संस्था है वो अपना कार्य सुचारू रूप से करती है और जब इस कार्य प्रणाली के द्वारा विवाह होते हैं तो वो समाज में उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। परंपरा प्रत्येक संस्था की एक लिखित और अलिखित परंपरा होती है जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है।
नहीं तो व्यक्ति अपने मन माने ढंग से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और जो संस्था है वो इसमें उनके व्यवहारों को, उनके रीति रिवाजों को नियंत्रित करती है और ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता और समानता लाने में योगदान देती हैं। जैसे हमारे समाज में विवाह की एक ही रीति है और उस रीति के अनुसार ही समाज के सारे परिवारों में विवाह संपन्न होता है। संस्कृति के परिवर्तन के साथ, संस्कृति में बदलाव के साथ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, उनके नियमों में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया है, लेकिन अभी भी हिंदू विवाह एक ही रीति रिवाज के अनुसार किए जाते हैं, जिससे उनकी संस्कृति, उनके तीज त्योहार, उनके आचार विचार एक ही आधार पर बनाए जाते हैं, जिससे समाज में अभी भी एकरूपता विद्यमान है। धन्यवाद।